नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। देश में कोरोना रोज नए-नए अलग-अलग तरीके से प्रभाव लेकर आ रहा है। प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ा है, लोगों की लाइफ़स्टाइल पर पड़ा है, लेकिन जो सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है, वो पड़ा है एजुकेशन सिस्टम पर। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कल ये फैसला किया कि 12th के जो बच्चे हैं, उन्हें एग्ज़ाम नहीं देना होगी। तो क्या उसके पैरामीटर्स होंगे, उन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सत्य साई स्कूल की प्रिंसिपल पुनीता नेहरू जी मौजूद हैं। स्वागत है मैडम आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। पुनीता नेहरू जी काफ़ी सक्रिय रहती हैं बच्चों के ओवरऑल एक्टिविटी को लेकर, और पूरे साल भर के दौरान जब सेशन चलता है, तब बच्चों की एजुकेशन से लेके उनकी ओवरऑल ग्रूमिंग, और साथ में देश के कई स्कूल्स वाले भी कंसल्ट करते हैं उनसे कि किस तरह से बच्चों की ग्रूमिंग की जाए, किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया जाए, उस पर काफ़ी सक्रियता से काम करती हैं। मैम, कल का जो फैसला है उस पर अगर मैं इमीडिएट रिएक्शन आपकी चाहूँ तो क्या? इमीडिएट रिएक्शन तो ये है कि इट इज गुड। जी। बाय गुड, गुड मींस इमीडिएट रिएक्शन। ओके फाइन, गुड, वी हैव टेकन अ डिसीजन। मैं गुड इसलिए उस तरफ गुड की तरफ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जान है तो जहान है, राइट? और अभी ऐसा समय है कि कोरोना बहुत जबरदस्त फैला हुआ है और बच्चों, अब बोलते हैं कि नेक्स्ट वेव बच्चों को हिट करेगी, अभी भी यूथ को हिट कर रही है। तो इसलिए जब सब बच्चे बाहर निकलेंगे, अगर निकलते हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो आप जानते हैं बच्चों में इतनी कंट्रोल नहीं होता है, वो सब मिलते हैं एक दूसरे से, तो ये फैल सकता है और काफी हद तक मतलब बहुत इनको हार्म कर सकता है, लाइफ हार्मिंग है ये। तो इसलिए वो देखकर ये है कि यस गुड, वी हैव टेकन अ डिसीजन एंड नाउ नेक्स्ट व्हाट को लेकर भी मैं आपकी रिएक्शन जानना चाहता हूँ। केंद्र सरकार ने अभी कोई फार्मूला इसके लिए तय नहीं किया है। उनका मानना है कि हम या तो 12th 11th का परफॉर्मेंस उनका देखेंगे, आइदर 10th बोर्ड का परफॉर्मेंस देखेंगे, या स्कूल को कुछ इस तरह की छूट दी जाएगी कि वे इनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनका 12th का रिजल्ट तैयार करें। तो आपकी निगाह में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? मैं ये सोचती हूँ, मैं भी सुन रही थी कि काफी लोग ये ऑप्शन दे रहे हैं, 10th का, 11th का, 12th का। मैं 10th को तो नहीं मानती कि लेना चाहिए, क्योंकि 10th से जब 11th में आते हैं बच्चे, तो बिल्कुल ये डिफरेंट फील्ड्स हो जाती है, उनकी चोजन फील्ड होती है। तो कई बच्चे जो 10th तक इतना अच्छा नहीं कर सकते परफॉर्म, क्योंकि उनको बाकी और सब्जेक्ट के साथ चलना पड़ता है जो उनके सब्जेक्ट नहीं है, तो 11th में आके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। सो इट विल बी वेरी अनफेयर ऑन एवरी चाइल्ड एक्चुअली, I would say it'll be beneficial only for a very few children. So 10th को तो मैं बिल्कुल, ये मेरा है निजी, मेरा वो है, this is my opinion कि 10th को नहीं लेना चाहिए। बाकी नेक्स्ट आता है 11th को लेना पड़ेगा हमको। I don't think हमको 11th को हमको इग्नोर नहीं कर सकेंगे। और इसीलिए हम सब बच्चों को बोलते हैं कि भाई 11th में भी अपने शुरू से पढ़ाई करा करो, क्योंकि कुछ नहीं पता कल क्या होने वाला है। That is very, I say it's unfair to the children in a particular way, but then this corona is unfair, everything is unfair. अब इसके अंदर हमको एक अपना डिसीजन लेना पड़ेगा, तो मुझे लगता है 11th का कुछ हमको लेना पड़ेगा, और 12th में भी थ्रू आउट जो हमने एग्जाम्स लिए हैं, बच्चों का परफॉर्मेंस रहा है, बच्चों का मैं ये भी बोलूंगी कि बच्चों की जो अटेंडेंस रही है, एंड जो इन्होंने जो रिस्पॉन्स रहा है टीचर्स के लिए, एंड वो सब रिकॉर्डेड है। तो ये भी नहीं कह सकते कि रिकॉर्डेड नहीं है एंड टीचर कोई वो करे, पार्शियलिटी करे, ये भी नहीं हो सकता। तो वो देखते हुए हमें कुछ नियम हमें करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, कुछ जो प्रैक्टिकल्स भी हर एक जगह नहीं हुए हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 11th एक आने के बाद बच्चे का एक अलग से पाथ डेवलप हो जाता है, सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, कॉमर्स है, साइंस है, मैथ्स है, अलग-अलग। तो वो एक, मुझे लगता है 11th उनका करियर का एक टर्निंग पॉइंट होता है कि जब वो सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, और उसके बाद अदर फ्यूचर के ऑप्शंस जो हैं करियर के, वो उसी डायरेक्शन में जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आपका सुझाव बिल्कुल सही है कि जब 10th में होते हैं तो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन 11th में उनकी पर्टिकुलर करियर रिलेटेड जो गाइडलाइन है वो वहीं से तय होती है। तो निश्चित तौर पर आपका सुझाव सराहनीय है और सही भी है। आपने कहा कि ओवरऑल जो साल भर का परफॉर्मेंस 12th का होता है वो भी एक मैटर करता है। तो आप जो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस है, उसी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, इनके टेस्ट भी हुए हैं, प्री बोर्ड्स भी हुए हैं, हाफ ईयरलीज भी हुए हैं, तो वो सब देखते हुए हम लोग को करना पड़ेगा हाउ दे हैव परफॉर्म्ड,
और मैं तो एक और चीज कहती हूँ, पता नहीं ये होगा, व्हाई नॉट हैव ऑनलाइन, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, अगर हम शुरू करें ऑनलाइन ओरल एग्जामिनेशन ऑफ एवरी चाइल्ड क्यों ना किया जाए। एक पैनल बिठाए, ओरल एग्जामिनेशन करो बच्चों का, उसका भी एक लो कि उसने क्या पढ़ा है, ओरली बताए। हाँ, इसमें मैथ्स में इस समय थोड़ा सा होगा, मगर उसका भी कोई हल जरूर, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है, कुछ निकल आएगी। पर आई थिंक कि बिल्कुल ऐसे स्वीपिंग वो देने के बजाय कुछ हमको ऑनलाइन एग्जाम करें जहां पर वो बैठे हुए हैं पैनलिस्ट, टीचर्स, किसी और स्कूल के भी कर लें, एक जैसे एक ग्रुप ऑफ स्कूल्स बना दिया जाए एंड वो बैठे वहां पर एंड वो ऑनलाइन क्वेश्चंस पूछें बच्चे से, 2 क्वेश्चन हर एक से पूछे, 3 पूछे सब्जेक्ट वाइज, एंड देन दे गिव द मार्क्स। तो एक थोड़ा सा उसका भी हम कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है दिस विल बी गुड। हमने इंटरव्यूज ऐसे करे हैं बच्चों के, 11th में जब लास्ट ईयर आए थे कुछ बच्चे, तो हमने उनके इंटरव्यूज करे थे, तो उस बेसिस पर हमने लिया था, तो दिस वाज वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया था, बिकॉज बच्चों को मालूम पड़ जाता है। इट इज लाइक यू नो, बच्चा एकदम से आंसर करता है, जिसको नहीं मालूम होता बोलता है पास, देन वी कैन आस्क अनदर क्वेश्चन, मेक इट इजी फॉर द चाइल्ड, बट देन वी कैन डू दिस। सही बात है, ये आई सुझाव डोंट नो व्हाई वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। डेफिनेटली इस दिशा में भी सोचा जाना चाहिए। आपके दोनों ही सुझाव काफी महत्वपूर्ण है और आपके दिए हुए सुझाव का निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। मैं लंबे समय से आपकी जो एजुकेशन की जो स्टाइल है और जो बच्चों को आपका शिक्षा देने का सिस्टम है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। मुझे पता है कि इन सब चीज़ों का गहरा इम्पेक्ट आएगा। मान लीजिए 12th में जो भी जिस भी पैटर्न पर बच्चे का रिजल्ट बनकर आता है, तो फर्दर उसके जो ग्रेजुएशन को लेकर जो सिस्टम है उस पर कितना इम्पेक्ट आएगा, क्या लगता है? देखिए, वो इम्पैक्ट तो ऐसा है, आना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत तो आएगा, पर अब कॉलेजेस को भी खाली 12th पे और बोर्ड पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। नाउ कॉलेजेस आल्सो शुड कम अप विद देयर ओन सिस्टम, जैसे अब सीबीएसई ला रही है, वैसे कॉलेजेस को भी क्विक थिंकिंग करनी पड़ेगी कि अब हम कैसे एडमिशन करें, एंड उसके बेसिस पे उनको भी एडमिशन करना चाहिए। और देखिए, जहां तक बाहर जो जा रहे हैं बच्चे, उनका ताल्लुक है, वो उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। They have already taken admission, a lot of them, they've got admission, they are planning, they are just waiting for the 12th results. So I think अब colleges को भी result तो खैर 12th का आ जाएगा, उसके बेसिस पे करना चाहेंगे कि कुछ और टेस्ट करना चाहेंगे, अब colleges को, universities को सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। फर्दर एडमिशन को लेके भी कुछ ना कुछ आप जैसे कह रहे हैं, कॉलेजेस को प्लानिंग तो देना ही पड़ेगी। कई बार अगर हम बात करें तो कॉलेज का कट ऑफ काफ़ी 92, 95, 98 अलग अलग कॉलेजेस का रहता है। आमतौर पर इंदौर में उतना नहीं जाता, लेकिन हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें, दिल्ली और मुंबई, तो वहाँ पर एक कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाता है, 98 और 97 पर भी एडमिशन क्लोज होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन तो देखिए, the colleges either they have their own examination, and they wait as it is। colleges शुरू होते हैं अगस्त में, अगस्त सितंबर में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं, तो either they wait, because बोल रहे हैं जो डॉक्टर, सुनने में आ रहा है कि जुलाई तक they are hoping कि the wave goes, तो या तो वो वेट करें वहां की and then they give an exam, या जो 12th का रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे करना पड़ेगा। they what other option do they have? These are 2 options they have, or else they take an oral test, जैसे कि मैं बता रही थी बोर्ड लेगा, उसपे तो बहुत, मतलब यूनिवर्सिटी में बोलती हूँ कि बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि बहुत लोग अप्लाई करते हैं, सो टेस्ट लेना उनका, इंटरव्यू, वर्बल ओरल टेस्ट लेना, वो थोड़ी डिफिकल्ट सी बात हो जाती है। तो या तो उनको बुलाना पड़ेगा उनको वहां पर, या they'll have to take the 12th class result, and third option है कि they give an online test, जैसे कि काफी लोग करते हैं ऑनलाइन टेस्ट। लगता नहीं ये जो डिसीजन है, ये जो टाइम है, एजुकेशन के क्षेत्र की एक रिवॉल्यूशन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कि देखिए, टाइमिंग हर एक चीज का देखिए नेचर कैसे करता है। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी अभी आई, सारे सब जगह चेंजेस जो आ रहे हैं, आई थिंक ये चेंजेस आगे ही ले जा रहे हैं। एंड अब हमको एक और चीज है, मैं अगर मैं बोल सकती हूँ, सोचना पड़ेगा कि मैं काफी जगह सुन रही थी, आई हैव बीन हियरिंग डिबेट्स एंड रीडिंग आल्सो, मेजॉरिटी ऑफ द नेशंस दे डोंट हैव अ 12th स्कूल का फाइनल एग्जाम, 12th का पेनल्टिमेट एग्जाम, उस पर डिपेंड करता है पूरा।
ऐसा नहीं है मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में. Why India? I think we should now remove this so much of dependence on a board exam of 12. We should remove that, and we should have other criteria in which to give admission to children in various fields and colleges. I think time आ गया है कि अब बोर्ड एग्जाम्स को खत्म करना चाहिए. मैं तो बोलूंगी बोर्ड एग्जाम्स का इतना आप देखिए कहीं पर भी बोर्ड एग्जाम्स नहीं है. आप देख लीजिए किसी भी और अच्छे बच्चे निकल रहे हैं सारी कंट्रीज से, वहां बोर्ड एग्जाम्स नहीं होते, खाली हमारे इंडिया में ही है और एक दो और कंट्रीज में होंगे. बढ़िया, बड़ी बात कही है आपने, सुझाव भी काफी अच्छा है आपका. निश्चित तौर पर इस दिशा में भी सोचा जाना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम जैसे पैटर्न को अगर खत्म किया जाएगा तो कहीं ना कहीं शिक्षा की दृष्टि से भी और बच्चों के करियर की दृष्टि से भी एक अच्छी बात निकल कर आएगी. क्या लगता है मैम, 10th क्लास से अगर बच्चे को एक फ्रीडम दी जाए कि उसको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड से रिलेटेड ही उसको आगे बढ़ाया जाए. मान लीजिए किसी को अगर इंजीनियर बनना है तो उस दिशा में इंजीनियर को भी अगर स्पेसिफाई किया जाए कि उसे ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जाना है या उसको सिविल के क्षेत्र में जाना है, तो 10th से ही अगर उसका एजुकेशन इस तरह से कर दिया जाए और बोर्ड के ऑप्शन खत्म कर दिया जाए तो क्या एक अच्छी चीजें निकल कर आएंगी? देखिए अगर आप ये कह रहे हैं कि 10th के बाद अगर कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसमें भी उसको चॉइस मिले कि कौन सी इंजीनियरिंग में, और वो वहां से पढ़ाई कराए, वो बहुत डिफिकल्ट होगा. आप ये नहीं समझ रहे. लगता तो बहुत अच्छा है ये अगर हो जाए, मगर हर एक स्कूल के पास भी आप देखिए चॉइस कितनी होगी, कितनी सारी टीचर्स कहाँ से लाएंगे, हर एक उसके डिफरेंट टीचर्स होंगे क्या, और देन देयर बी सो मेनी, देन पार्ट टाइमर्स शुरू रहेंगे, इट विल बिकम लाइक अ कॉलेज. पार्ट टाइमर्स होंगे, उनका टाइम टेबल कैसे बनाया जाएगा. तो बहुत देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस इन अ स्कूल अगर ऐसे करेंगे. दैट इज व्हाई लिमिटेड फील्ड्स होती हैं. उस लिमिटेशन जो स्ट्रीम्स है 11th-12th में, उनके अंदर हम चॉइसेस देते हैं, मगर अगर आप उन चॉइसेस में भी चॉइसेस देंगे तो स्कूल्स, आई डोंट थिंक, मुझे डाउट है कि वो इतना बर्डन ले पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे वो. सही बात है. चलिए, एक तो सुझाव था और एक जहन में सवाल उठता है तो निश्चित तौर पर आपसे, आप जैसे शिक्षाविद से पूछने से कुछ ना कुछ जानकारी में वृद्धि भी होती है. बहरहाल अभी तक जो 5 इयर्स डिग्री कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं आफ्टर 12th, तो उस पर कितना इम्पेक्ट आएगा? कई बार BA LLB से लेकर BCom से लेकर कई सारे कोर्सेज हैं. वही आएगा जो कॉलेजेस में आएगा, सेम इम्पैक्ट आएगा. इट विल बी द सेम इम्पैक्ट. एंड प्राइवेट कॉलेजेस में सेम ही इम्पैक्ट होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है इस इम्पैक्ट में. और आप देखिए जो IIMs हैं जहाँ 5 year कोर्सेज है, वहां तो वैसे भी रिटन टेस्ट ही दिया जाता है. There's a entrance exam. So I don't think मतलब it will be the same impact to different colleges में आएगा to every child. खाली जो बाहर जा रहे हैं बच्चे पढ़ने abroad, उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा. इस समय स्कूल बंद है, लगभग 1.5 साल से ऊपर हो चुका है. स्कूल जब चालू होते हैं तो आपकी एक्टिविटी काफी हेक्टिक होती है. मैं भी कई बार आपके स्कूल में आकर देखा है मैंने भी, और आपकी व्यस्तता लगातार बनी रहती है और कहीं ना कहीं बच्चों से भी आप घिरे रहते हैं. तो इस 1.5 साल के दौरान का अनुभव क्या रहा? मुझे पता है कि ऑनलाइन कंसल्टेशन कई बच्चे आपसे करते रहे हैं, फोन पर बातचीत करते रहे हैं, इस दौरान आपने कई बच्चों की मदद भी की है. जी. पहले तो ये है, नेगेटिव तो मैं बोलती जाऊंगी मैं, क्योंकि इट हैज बीन अ वेरी वेरी डिप्रेसिंग 1 year. 1 year हुआ है, 1 year थोड़ा सा ज्यादा, 1.5 साल तो अभी नहीं हुआ है. मैं तो एक एक दिन काउंट कर रही हूँ. और वो जो हमारा एक अटैचमेंट होता है बच्चों का टीचर से, प्रिंसिपल से, वो अभी थोड़ा कहीं पर ढीला है क्योंकि हमारा मिलना नहीं हो पा रहा है. 11th-12th में जब बच्चे आते तब ज्यादा अटैच जाते हैं टीचर्स से, बिकॉज उनको मालूम है जा रहे हैं, दे बिकम मैच्योर, they respond in a very mature way emotionally, so they become attached, but then वो चीज चली गई अभी naturally because मिल ही नहीं रहे हैं. And there's so many things that I wanted to do for the children. हमारा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हुआ था तैयार, मुझे वो चाहती थी मैं कि मैं बच्चों को दूं, मैं बच्चे एंजॉय करे जाने से पहले 1-2 साल कम से कम. वो भी नहीं हो पाएगा. तो ये सब तो बहुत नेगेटिव है, बहुत बुरा लगता है, मगर मैं ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देती हूँ. अच्छी चीज ये है कि अभी भी बच्चे आते रहे, मेरे पास रहे भी, मेरे क्लास 12th के बच्चे यहाँ पर आके रहे, और भी बच्चे मेरे पास, एक्स स्टूडेंट्स भी आके मेरे पास रहे. तो आना जाना मेरे बच्चों का लगा रहा. कुछ बच्चे थे जिनके पेरेंट्स सारे के सारे
कोरोना हो गया, सो दे शिफ्टेड टू माय रेजिडेंस। सो बच्चों से अभी भी ताल्लुक तो है, मतलब वो तो है, कनेक्शन तो है, मगर हाँ स्कूल में जैसे एक रूटीन था वो चला गया है। आई फील वेरी लॉस्ट ऑनेस्टली, बट आई एम थिंकिंग कि व्हाट चेंजेस, ये हुआ क्यों? एंड इससे मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ इंडिकेशन बाय नेचर, बाय गॉड। सो व्हाट इज द इंडिकेशन? लेट्स मूव ऑन, लेट्स राइड द वेव इंस्टेड ऑफ ड्राउनिंग इन द वेव। लेट्स राइड द वेव एंड मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि डूब जाओ, कि ये हो गया। तो आई मीन आई वुड से लेट्स, द वर्ल्ड शुड बी, मतलब जब तूफान में वेव आती है ना, तो या तो अंदर घुस जाओ या उसके ऊपर ऊपर चढ़ जाओ, राइड करो। तो मुझे लगता है कि ये अभी ऐसा समय है जब हमारे सबकी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स हो गई है शुरू। हम लोग ने जहां सोचा भी नहीं था वो सोचना शुरू कर दिया, तो बहुत अच्छी चीज है। तो लेट्स ऑल थिंक टुगेदर कि ओके व्हाट चेंजेस, और अभी ऐसा समय है जब वो चेंजेस ला सकेंगे। हम सब एक्सेप्ट भी कर लेंगे, अब पूरी दुनिया, पूरा हमारा नेशन एक्सेप्ट कर लेगा। जरूर डिबेट्स तो होंगी, जरूर वो जो लाजमी भी है डिबेट्स होना, बिकॉज एक हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो वो होगा, मगर ultimately it will be for the benefit of the society if we ride the wave and come up with something new, a new pattern. Like I just said, why not remove the boards? I just said about a lot of other things that I was suggesting. तो वो सब हम जब करेंगे तो हम we'll win the corona in a way. डेफिनेटली आपके सहयोग से कोरोना को और भी जीता जा सकता है, क्योंकि आपके पास इतने सारे बच्चे हैं। वे बच्चे अगर अपने पेरेंट्स, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, अपनी सोसाइटी के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अगर वे प्रोत्साहित करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका योगदान बहुत बड़ा होगा। आपके पास एक बड़ा मास है जिसकी वजह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे चलाने में मदद मिल सकती है। इवन मैं तो जी, मुझे पता है कि आप इस दिशा में काम करते हो, और मैं चाहूंगा कि आप उन बच्चों को प्रोत्साहित करें। वे बच्चे जब अपने पेरेंट्स के साथ, अपने यहाँ काम करने वाले लोगों के साथ जब बात करेंगे और वैक्सीनेशन के लिए उनसे जिद करेंगे तो निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणाम निकल कर आएंगे। मगर एक चीज अच्छी भी है मिस्टर जोशी, अगर मैं आपसे बोल सकूं, मतलब सब कुछ बहुत खराब है, बहुत डेथ्स हुई, अपने लोगों के चले गए बहुत लोग, बहुत दुख होता है। जो एक चीज जो मैं बोलती हूँ, जो सिल्वर लाइनिंग में देखती हूँ, जो अच्छी चीज निकल के आई है, मैंने देख रही थी जब स्कूल नॉर्मल चल रहे थे, कि जो बच्चे हैं वो अपने परिवार से टूट रहे थे, अलग हो रहे थे, खाली फ्रेंड्स बाहर। दे वर नॉट रियलाइजिंग कि पेरेंट्स जो है हमारे, उनके साथ भी टाइम बिताना है, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी टाइम बिताना है, चाहे हम अपने पेरेंट्स के साथ। तो वो परिवार का जो था ना, वो एक फैब्रिक वो फट रहा था, वो डिसएंगेज हो रहा था। इस चीज से ये हुआ है कि अब सब के सब फिर से इकट्ठे हुए, they have all joined together and now they are moving, now they understand each other, they are helping each other, and ये चीज अच्छी हुई है। तो it's a flip side, but well. देखिए पुनीता नेहरू जी बच्चों से किस तरह जुड़ी रहती है, उसका एक एग्जाम्पल मेरे पास भी मौजूद है। एक पेरेंट्स की दुविधा ये थी कि वे दोनों बाहर जा रहे थे, बच्ची, उनकी बिटिया अकेली थी और यहाँ शहर में कहीं वे रख नहीं पा रहे थे। तो जब इस समस्या के लिए उन्होंने पुनीता नेहरू मैडम से बात की तो उन्होंने बिल्कुल सहर्ष बोला कि आप दोनों जाइए जहाँ जाना है, ये बच्ची मेरे घर पर रहेगी। तो निश्चित तौर पर इस तरह के शिक्षाविद, इस तरह के जो टीचर्स हैं, इस तरह के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो अपने बच्चों के साथ इस तरह से कनेक्ट होकर भी शिक्षा को एक नई दिशा दे रहे हैं। बहरहाल हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।